नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में इतिहास के तीसरे चैप्टर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। दोस्तों, आप सभी लोग हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दूसरों लोगों तक पहुँचाएँ अवश्य, ताकि वो एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकें। सन 1945 के वसंत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर में लेटे कुछ सोच रहा था। तभी उसे अपने माता पिता की दबी सी आवाज़ सुनाई देती है। हेलमुट कान लगाकर उनकी बातचीत को सुनने की कोशिश करने लगा। वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेलमुट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे और उस वक्त वे उसकी अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था और वे घबराए भरे स्वर में कह रहे थे कि अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। तो ये मित्र राष्ट्र कौन है, इनके बारे में मैं आगे बताऊंगा। अपाहिजों और यहूदियों के साथ जैसा व्यवहार हमने किया था वैसा ही वो हमारे साथ करेंगे, ऐसा क्यों, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इतनी बात को ध्यान रखिएगा। अगले दिन वे हेलमेट को लेकर भाग में घूमने गए और वह आखिरी मौका था जब हेलमेट अपने पिता के साथ भाग गया था। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए, खूब सारा वक्त खेलते कूदते बिताया और कुछ समय बाद हेलमेट के पिता ने अपने दफ्तर में उन्हें खुद को गोली मार ली। हेलमेट की यादों में वह क्षण आज भी जिंदा है जब उसके पिता की खून से सनी वर्दी को घर के अलाव में ही जला दिया गया था। हेलमेट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ हुआ, उसके दिलो दिमाग में इतना गहरा सदमा पहुंचा कि वह अगले 9 साल तक घर में एक कौर भी नहीं खा पाया। उसे यही डर सताता था कि कहीं उसकी माँ उसे जहर ना दे दे। हेलमेट को शायद समझ में ना आया हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पिता नाज़ी थे। वे एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। आप में से कई बच्चे नाज़ियों और उनके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। आपको शायद पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया की सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था और आपने यह भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था। लेकिन नाज़ीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है। यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की एक संपूर्ण संरचना का नाम है। आइए समझने की कोशिश करें कि नाज़ीवाद का मतलब क्या है। इस सिलसिले में सबसे पहले हम देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की और वे किस चीज से डरे हुए थे। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। समझना, 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है और इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री ग्लोबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। किसने? हिटलर और उसके प्रचार मंत्री ग्लोबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। ठीक है। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरम्बर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई और इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्धबंदियों पर मुकदमे चलाने का जिम्मा सौंपा। युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार खास तौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए उसके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हो गए और उनके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा की गई। ये कृत्य क्या थे? दूसरे विश्व युद्ध के साये में जर्मनी ने जनसंहार शुरू किया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा और इस युद्ध के में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी, 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे और साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए। इनके अलावा ना जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए
ऑस्विट्स जैसे कत्ल खाने बनाए गए, जहां जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया गया। न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नाजियों को ही मौत की सजा दी। बाकी आरोपियों में से बहुतों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा तो मिली, लेकिन नाजियों को जो सजा दी गई वह उनकी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे, उसने भी नाजी जर्मनी के उदय में योगदान दिया था। और यह अनुभव क्या था, आइए जानते हैं। वाइमर गणराज्य का जन्म। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था और उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर, सुनिएगा, 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था और जर्मनी ने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों में, जर्मनी किसके साथ मिलकर, जर्मनी ने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों, कौन कौन से, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध सन 1914 से 18 लड़ा था। तो जर्मनी और ऑस्ट्रियाई देश ने, साम्राज्य ने मिलकर क्या किया था, मित्र राष्ट्रों के खिलाफ पहला विश्व युद्ध लड़ा था। और ये कब से कब तक था, 1914 से 1918 तक। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी ना किसी फायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पदत्याग ने वहां की संसदीय पार्टी को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया और इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी कि राइक्सटाग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा और प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किए गए। लेकिन यह नया जो गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था और इसकी एक वजह तो यही थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साया में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी और इस संधि की वजह से जर्मनी अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़ चुके थे। जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना को भी भंग कर दिया था। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद यानी कि वॉर गिल्ट क्लॉज के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए 6 अरब पाउंड का जुर्माना जो है वो लगाया गया। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा और बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साया में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। युद्ध का असर। इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तर पर तोड़कर रख दिया था। यूरोप कल तक कर्ज देने वाला महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था और इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था।
वाइमर गणराज्य के हिमायतियों के मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। रूढ़िवादी, पुरातनपंथी, राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। और इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। मीडिया के खंदकों की जिंदगी और महिमा मंडल किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलीबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मारते देखते थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीजें गौण हो गईं। जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक समर्थन मिलने लगा और उस वक्त लोकतंत्र का एक नया और बहुत नाजुक विचार था, तो जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। राजनीतिक रेडिकलवाद यानी कि आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट। जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, उसी समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजना को अंजाम देने लगी। बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियत बनाई गई। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत में के नए नारे गूंज रहे थे और इसलिए साम्राज्यवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार के शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली और इसके बाद कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। क्रांतिकारी उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज उठाने लगे। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला और जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हजारों भी भरना पड़ा और इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति पर पहुंच गए और आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजीय मुद्रा छापना शुरू कर दिया। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा और अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में 3,53,000 मार्क और अगस्त में 46,21,000 मार्क तथा दिसंबर में 9,88,60,000 मार्क हो गई। इस तरह एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छूने लगीं। रेखा चित्र में जर्मन नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए दिखाया जाने लगा। जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया।
इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। फिर से बताता हूं, जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उसे स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। जर्मनी को इस संकट से निकलने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया और इसके लिए अमेरिका ने डॉफ्स योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। मंदी के साल सन 1924 से सन 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। जर्मन निवेश औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका के से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे और 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। सन 1929 से 1932 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। फैक्ट्रियां बंद हो गई थीं, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालात खराब थी और सट्टेबाज बाजार में पैसा खींचे जा रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। सन 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पाद 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया था। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन काफी गिर चुके थे। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक पहुंची। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे जो "मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूं" लिखी तख्ती गले में लटकाए खड़े रहते थे। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते पाए जाते थे, नुक्कड़ पर झुंड लगाए रहते थे या फिर रोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े पाए जाते थे। जैसे जैसे रोजगार खत्म होते जा रहे थे, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा था और चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्यम वर्ग, खास तौर से वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारी की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार ठप हो जाने से छोटे मोटे व्यवसायी, स्वरोजगार में लगे लोग और खुदरा व्यापारी की हालत भी खराब होती जा रही थी। समाज में इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। उन्हें डर था कि अगर यही ढर्रा रहा तो वे भी एक दिन मजबूर बनकर रह जाएंगे या हो सकता है कि उनके पास कोई रोजगार ही ना रह जाए। अब सिर्फ संगठन मजदूरी ही थी और उनकी हिम्मत टूटी नहीं थी। लेकिन अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी, लेकिन बेरोजगारी की बढ़ती फौज उनकी मोल भाव क्षमता को भी चोट पहुंचा रही थी। बड़े व्यवसाय संकट में थे। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादकों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था और युवाओं को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था। अब अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतों के दिल भी डूब रहे थे। राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान की कुछ ऐसी कमियां थीं जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था, और इनमें से एक कमी आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। इन प्रावधानों की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। हर बार गठबंधन सरकारी सत्ता में आ रहा था। दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से थी, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेश के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था।
अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथ में रहा और उनकी औसत अवधि 239 दिन से ज्यादा नहीं रही। इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया और इन सारे नुक्सों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। नया शब्द है सर्वहारण सर्वहाराकरण। गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना। मतलब कैसे सर्वहाराकरण जो है उसको मतलब होता है गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना। आइए आगे बढ़ते हैं। हिटलर का उदय। अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था बेहद गरीबी से गुजरी। रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेहवाहक का काम किया। कारपोरल बना। बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी हासिल किए। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला ही दिया था, लेकिन वर्साया की संधि ने तो उसे आग बबूला कर दिया था। 1919 में उसने जर्मन वर्क्स पार्टी नाम एक छोटी सी समूह की सदस्यता ले ली। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया। उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया और इसी पार्टी के बाद से नाजी पार्टी का नाम से जाने लगा। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी को बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। सन 1923 में ही हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। इस दुस्साहसिक योजनाओं पर वह असफल रहा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। नाजी राजनीतिक खेम 1930 के दशक में शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन महामंदी के दौरान नाजीवाद ने एक जन आंदोलन के रूप ग्रहण कर लिया। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, सन 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो गए, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्यम वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नाजी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी और 1929 में नाजी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटैग के लिए हुए चुनावों में महज 2.6% वोट मिले थे और 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसे 37% वोट मिले। हिटलर जबरदस्त वक्ता था। उसका जोश, उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा और उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देगा। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को गोल बंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाजियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। स्वास्तिक छपे, लाल झंडे, नाजी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियां की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। नाजियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिससे मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए अवतार लिया हो। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। लोकतंत्र का ध्वंस। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रीय हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। जब तक नाजी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जुड़ चुकी थी, सत्ता हासिल करने के बाद
सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया था। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश यानी फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस और सभा करने की आजादी जैसे नागरिक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था और इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया। कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची खुची 6,808 फाइलों में से 1,440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। नाजियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया, नाजी शासन ने कुल 52 किस्मों के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया और इस कानून के जरिए जर्मनी ने बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी। इस कानून ने हिटलर को संसद का हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेश के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। नाजी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। पूरे समाज को नाजियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स एसए के अलावा गेस्तापो, गुप्तचर राज्य पुलिस, एसएस, अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा एसडी का भी गठन किया गया। इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए और इन्हीं की वजह से नाजी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। गेस्तापो के यंत्रणा गृहों में किसी को भी बंद किया जा सकता था। ये नए दस्ते किसी को भी यातना गृहों में भेज सकते थे, किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश निकाला दिया जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। पुनर्निर्माण। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हॉलमार्क शाख्त को सौंपी। शाख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पाद और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फॉक्सवैगन इस परियोजना की देन थी। कौन कौन सी? मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फॉक्सवैगन इस परियोजना की देन थी। विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबी मिली और 1933 में उसने लीग ऑफ नेशंस से पल्ला झाड़ लिया। 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया और एक साम्राज्य, एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मन में मिला लिया और इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी सुडेटनलैंड प्रांत पर कब्जा किया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वर्साय की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी। घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी जल्दी मिली इन कामयाबी में ऐसा लगा कि देश की नियति अब पलटने वाली है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं नाजी सत्ता का विस्तार है। कहां से कहां तक ये हुआ था, ये पूरा नाजी सत्ता का विस्तार है। लेकिन हिटलर यहीं नहीं रुका। शाख्त ने हिटलर को सलाह दी थी कि सेना और हथियार पर ज़्यादा पैसा खर्च ना किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में ही चल रहा है।
लेकिन नासी जर्मनी में एहतियात पसंद लोगों के कोई जगह नहीं थी। साख्त को उनके पद से हटा दिया गया। हिटलर ने आर्थिक संकटों से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया और इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1940 में जर्मन ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया। सितंबर 1940 ने जर्मनी ने इटली और जापान के साथ क्या किया था? त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया था। कब किया था? सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया और इस संधि में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। यूरोप के ज्यादातर देशों में नाज़ी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गईं और 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर आ गया। अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वीय यूरोप को जीतने के दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित कर दिया। वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह यानी कि लिविंग स्पेस का इंतजाम करना चाहता था। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। यह हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों के बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनी को नाको चने चबा रही थी। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाही को आखिर तक पीछा किया और अंत में वे बर्लिन के बीचों बीच जा पहुंचे और इस घटनाक्रम ने अगली आधी सदी के लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया। अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था, लेकिन वह लंबे समय तक युद्ध से दूर नहीं रह सका। पूर्व में जापान की ताकत फैलती जा रही थी। उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी का निशाना बनाया तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा और यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान में हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम एक बार फिर हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं। यह युद्ध के दौरान नाज़ी जुल्मों की कहानी है। नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण। नाज़ियों ने जो अपराध किए वे खास तौर की मूल्य मान्यताओं एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। नाज़ी विचारधारा हिटलर के विशेष दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी तक का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। इस नज़रिए में ब्लांड नीली आंख वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचले पायदान पर आते थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी कि आर्यों का कट्टर दुश्मन माना जाता था। बाकी तमाम समाज को उनके बाहरी रूप रंग के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच रखा गया। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हार्वर्ड स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। डार्विन प्रकृति वैज्ञानिक थे। उन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधे और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। बाद में हार्वर्ड स्पेंसर ने अतिजीविता का सिद्धांत यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, यह विचार दिया। इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं वही पृथ्वी पर जिंदा रहती हैं। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था और उससे इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की। लेकिन
नस्लवाद विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। नासियों की दलील बहुत सरल थी। जो नस्ल सबसे ताकतवर है वही जिंदा रहेगी, कमजोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। स्रोत का यह पृथ्वी ना तो किसी को हिस्से में मिली है और ना तोहफे में। नियति ने यह उन्हें सौंपी है, जिनके हृदय में इसको जीत लेने का, इसको बचाए रखने का साहस है और जिनके पास इस पर हल चलाने की उद्यमशीलता है। इस दुनिया का सबसे बुनियादी अधिकार है जीवन का अधिकार, बशर्ते किसी के पास उसे हासिल करने की ताकत हो। इस अधिकार के आधार पर एक ऊर्जावान राष्ट्र अपने भूभाग को अपनी जनसंख्या के हिसाब से फैलाने के रास्ते ढूंढ लेगा। हिटलर, द सीक्रेट बुक। हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेमेन्स्ट्राउम या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है और इसके मात्र देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वाले लोग अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएंगी। हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। पूर्व में हिटलर जर्मन सीमाओं की ओर फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। पोलैंड इस अवधारणा को पहली प्रयोगशाला बना। नस्लवादी राज्यों की स्थापना। सत्ता में पहुंचते ही नाजियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया और सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों को या नस्लों को खत्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। नासी शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक आर्यों का समाज बनना चाहता था और उनकी नज़र में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे, केवल ये ही लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था, बाकी सब अवांछित थे। इसका मतलब यह निकला कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं जिन्हें नासी अशुद्ध या असमान मानते थे। यूथनेजिया, जो कि दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत बाकी नासी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा था जिन्हें एक मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे, जिन्हें वे मानसिक और शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें अवांछितों की श्रेणी में रखा गया था, इसके अलावा भी कई नस्लें थीं जो इसी नियत के लिए अभिशप्त थीं। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और अश्वेतों की पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से कमतर माना गया। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया गया। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था और उनसे बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मर गए। नासी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। यहूदियों के प्रति नासियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा है और ईसाइयों की नज़र में यहूदी अदातन हत्यारे और सूदखोर थे। मध्यकाल तक यहूदियों का जमीन का मालिक बनने की मनाही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। वे बाकी समाज में अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो यानी कि दड़बा कहा जाता था। नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहते थे।
और उनके खिलाफ जब तब संगठित हिंसा की जाती थी उन्हें उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था। लेकिन ईसाइयत ने उन्हें बचने का एक रास्ता फिर भी दिया हुआ था। यह धर्म परिवर्तन का रास्ता था। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और जानते बूझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर का घृणा तो नस्ल और छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित था। इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से नहीं निकल सकता था। हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। सन 1933 से 1938 तक नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, उन्हें दरिद्र कर आजीविका के साधनों से हीन कर दिया और उन्हें शेष समाज से अलग कर दिया। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे और सन 1939 से 45 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करके और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति बनाई गई। नस्ली कल्पना लोक यूटोपिया। युद्ध के साये में नासी अपना कातिलाना नस्लवादी कल्पना लोक या आदर्श विश्व का निर्माण में लग गए। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। उत्तर पश्चिमी पोलैंड और ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी को मिल गया था। पोलैंड के लोग जो अपने घर और माल असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मन को वहां लाकर बसाया जा सके। और इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवंचित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा जाता था। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतार दिया गया। यह पूरे पोलैंड के समाज और बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंडों के बच्चों को उनकी माँ बाप से छीन कर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया। अगर वे नस्लों जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता और अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें अनाथ आश्रम में डाल दिया जाता जहां उनमें से ज़्यादातर मर जाते थे। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटों और गैस चैम्बरों भी थे, इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमानों पर मारा जाता था। ये यहूदियों को गैस चैम्बरों तक ले जाने वाली एक मालगाड़ी का चित्र है। मौत का सिलसिला। पहला चरण बहिष्कार। सन 1933 से 1939। हमारे बीच तुम्हें नागरिक की तरह रहने का कोई हक नहीं। न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935। नंबर 1, जर्मन तथा उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें जर्मनी साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाहेतर संबंध को अपराध घोषित कर दिया गया। यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई। अन्य कानूनी उपाय। यहूदी व्यवसाय का बहिष्कार, सरकार सेवाओं से निकाला जाना, यहूदियों की संपत्ति की जब्ती और बिक्री। इसके अलावा नवंबर 1938 के एक जनसंहार और यहूदियों की संपत्तियों को तहस नहस किया गया, लूटा गया और उनके घरों पर हमले हुए। यहूदी प्रार्थना घर जला दिए गए और जिन्हें गिरफ्तार किया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से याद किया जाता है। नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास मतलब ये कि 1938 में एक जनसंहार में यहूदियों की संपत्तियों को तहस नहस किया गया, लूटा गया और उनके घरों पर हमला हुआ। यहूदी प्रार्थना घर जला दिए गए और उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये पूरी घटना को कहा गया नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। ये ऊपर जो हिस्सा दिख रहा है वो है पार्क में रखी बेंच केवल आर्यों के लिए। ये आप जो देख रहे हैं मेरे पास बेचने के लिए बस यही है। घेटों के लोगों के पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचा था। दूसरा चरण दड़बाबंदी। सन 1940
से 44। तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं। सितंबर 1941 से सभी यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वह डेविड एक पीला सितारा और अपनी छाती पर लगाकर रखेंगे और उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेजों और घरों के बाहर से यह पहचान चिन्ह छाप दिया गया। जर्मनी में उन्हें यहूदी मकानों और पूर्वीय क्षेत्रों के लोजत और वारसा जैसे घेटो बस्तियों के कष्टपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में रखा जाता था। ये बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके थे। घेटों में दाखिल होने के पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने के लिए मजबूर किया जाता था और कुछ ही समय में घेटों बस्तियों में वंचना, भुखमरी, गंदगी, बीमारियों का साम्राज्य व्याप्त हो गया। तीसरा चरण, सर्वनाश। सन 1941 के बाद तुम्हें जीने का अधिकार नहीं। भागने की कोशिश में मौत यातना गृह के चारों तरफ लगी तारों में करंट दौड़ता रहता था। गैस चैम्बर के बाहर कपड़ा का ढेर। समूचे यूरोप में यहूदी मकान, यातना गृह और घेटों बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों में भर भर कर मौत के कारखानों में लाया जाने लगा। पोलैंड तथा अन्य पूर्वी इलाकों में मुख्य रूप से बेल्जेक, ऑस्विट्ज, सोरीबोर, त्रिब्लिंका, चेलेम्नो तथा मायदानेक में उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। औद्योगिक तथा वैज्ञानिक तकनीकों के सहारे बहुत सारे लोगों को पलक झपकते मौत के घाट उतार दिया गया। एक यातना गृह, ये यातना गृह है, और एक यातना गृह कैमरा मौत के मैदान को भी खूबसूरत बना दिया गया। अंतिम समाधान से पहले कैदियों से छीने गए जूते। चौथा, नासीवाद जर्मन में युवाओं की स्थिति। युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। मानना था कि एक शक्तिशाली नासी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नासी विचार नासीवाद युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नासी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नासी विचारधारा की घुट्टी पिलाना बहुत जरूरी है और इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक है। नासीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था? तमाम स्कूलों में सफलताएं शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बैठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ ना तो बैठ सकते थे और ना खेल कूद सकते थे। बाद में अवांछित बच्चों को यानी यहूदी जिप्सियों के बच्चों को और विकलांग बच्चों को दूसरे स्कूलों से निकाल दिया गया। 40 के दशक में तो उन्हें भी गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया था। अच्छे जर्मन बच्चों को नासी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह विचारधारात्मक प्रशिक्षण एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नासी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम पर एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया और गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार और आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। खेल कूद के जरिए भी बच्चों को में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों में फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय साम्राज्यवाद की भावना में लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई। 10 साल की उम्र के बच्चों को युंगफ्रोक में दाखिला दिया गया और 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाजियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों और अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सीखते थे। गहन विचारधारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस यानी श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे और इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था। किसी नाजी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। नए शब्द में युंगफोक 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नाजी युवा संगठन जिसमें
उनको शिक्षा लेनी पड़ती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चित्र है, यहाँ पे यहूदी विरोधी विषयों को पढ़ाई का दर्शाता कक्षा का चित्र। अर्नस्ट हीमर द्वारा रचित डेयर ग्रिफिथ में ये एक बुक है, जिस बुक का ये चित्र है। ये बाकी बच्चों की हंसी ठिठोली के बीच यहूदी शिक्षक और यहूदी विद्यार्थियों को स्कूल से निकाला जा रहा है। चलिए स्रोत गांव में आते हैं। 6 से 10 साल तक की उम्र के सभी लड़कों को नासी विचारधारा की शुरुआत प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें हिटलर के प्रति निष्ठा की यह शपथ लेनी पड़ती थी। हमारे ह्यूअर का प्रतिनिधित्व करने वाले इस रक्त ध्वज की उपस्थिति में मैं शपथ लेता हूं कि मेरी सारी ऊर्जा और मेरी सारी शक्ति हमारे देश के रक्षक एडॉल्फ हिटलर को समर्पित है। मैं उनके लिए अपना जीवन देने को इच्छुक और तैयार हूं। ईश्वर मेरी मदद करें। ये डब्ल्यू साइरस द राइज एंड फॉल ऑफ द थर्ड राइक से उद्गत है। स्रोत घा। जर्मन लेबर फ्रंट के प्रमुख रॉबर्ट ले ने कहा था, हम तभी से काम शुरू कर देते हैं जब बच्चा 3 साल का होता है। जैसे ही वह जरा सा भी सोचने लगता है, उसे लहराने के लिए एक छोटा सा झंडा थमा दिया जाता है। इसके बाद स्कूल, हिटलर यूथ और सैनिक सेवा का नंबर आता है। लेकिन यह सब कुछ पूरा हो जाने के बाद भी हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। लेबर फ्रंट उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेता है और चाहे उन्हें अच्छा लगे या बुरा, कब्र तक यह उनका पीछा नहीं छोड़ता। ये आप देख सकते हैं, ये जो चित्र है, वांछित बच्चे जिनकी संख्या हिटलर बढ़ाना चाहता था, और ये कब्जी वाले यूरोप से अधिकृत पोलैंड में बसने के लिए भेजा जा रहा एक शिशु अपनी मां के साथ। मौत के कारखाने से आते यहूदी बच्चे जिन्हें गैस से मार दिया जाएगा। मातृत्व की नासी सोच। नासी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था। 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ का नाम दिया गया। 1933 तक आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से ज्यादा बच्चे थे। युवा आंदोलन को नासीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मातृत्व की नासी सोच। नासी जर्मन में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती हैं। उन्हें समझाया जाता था कि औरतें मर्दों के लिए समान अधिकार का संघर्ष गलत है, यह समाज को नष्ट कर देगा, और इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी मां बनना, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने और घर संभालने, बच्चों को नासी मूल्य मान्यताओं को शिक्षा देने का दायित्व तो उन्हीं को सौंपा गया था। आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक वही थी। 1933 में हिटलर ने कहा था, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। लेकिन नासी जर्मन में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता है। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थीं, उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिया जाता था। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थीं, दुकानों से उन्हें ज़्यादा छूट मिलती थी, थिएटर और रेलगाड़ी में टिकट उन्हें सस्ते मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे तो तमगे देने का इंतजाम किया था, जिस तरह के तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे। 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का, 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का और 8 या उससे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और उन्हें
कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सारी औरतों को गंजा करके मुख पर कालिक पोत कर उनके गले में तख्ती लटकाकर पूरे शहर में घुमाया जाता था और उनके गले में लटकी तख्ती पर लिखा होता था, मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। इस आपराधिक कृत्य के लिए मैं बहुत सारी औरतों को ना केवल जेल की इस आपराधिक कृत्यों के लिए बहुत सारी औरतों को ना केवल जेल की सजा दी गई बल्कि उनसे तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति और परिवार भी छीन लिया गया। प्रचार की कला। नासी शासन ने भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और उसका जबरदस्त फायदा उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीके से बयान करने के लिए जो शब्द इजाद किए थे वे न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे। नासियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों को कभी इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान यहूदियों के संदर्भ में यूथनेजिया विकलांगों के लिए और चैन और संक्रमण मुक्ति शब्द आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था। एवैक्यूएशन, खाली करना का आशय था लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। या क्या आपको मालूम है कि गैस चैम्बरों को क्या कहा जाता था? उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। गैस चैम्बर स्नानघर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नासी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया को बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया जाता था। नासी विचार को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्म, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों, इश्तहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। पोस्टरों में जर्मनी के दुश्मनों की रटी रटाई छवियां दिखाई जाती थी। उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादियों, उदारवादियों को कमजोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। द एटर्नल जू, अक्षय यहूदी, इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी। परंपरा प्रिय यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था। उन्हें दाढ़ी बढ़ाए और काफ्तान यानी चोगा पहने दिखाया जाता था, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदियों और बाकी जर्मनों के बीच कोई फर्क करना असंभव था, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे के काफ़ी घुले मिले हुए थे। उन्हें केचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। उनकी चाल ढाल की तुलना कुतरन वाले छुछुंदरी जीवों को की जाती थी। नासीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया और इसी अभियान से नासीवाद का सामाजिक आधार पैदा हुआ। नासियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए और पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं को सिर्फ नासी ही हल कर सकते हैं। यहूदियों पर हमला करता एक नासी पोस्टर। नासी के नीचे दी गई पंक्तियां, पैसा ही यहूदी का भगवान है, पैसे के लिए वह भयानक अपराध करता है, वह तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक कि नोटों से भरे बोरे पर ना बैठ जाए, जब तक कि वह पैसे का राजा ना हो जाए। जर्मन किसान, तुम सिर्फ हिटलर के हो। क्यों? आज जर्मन किसान दो भयानक पार्टों के बीच पिस रहा है। एक खतरा अमेरिकी अर्थव्यवस्था यानी बड़े पूंजीवादी का है और दूसरा खतरा बोल्शेविज्म की मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था का है। बड़ा पूंजीवाद और बोल्शेविज्म दोनों हाथ मिलाकर काम कर रहे थे। ये दोनों ही यहूदी विचार से जन्मे हैं और विश्व यहूदीवाद की महायोजना को लागू कर रहे हैं। किसान को इन खतरों से कौन बचा सकता है? केवल राष्ट्रीय समाजवाद। सन 1932 में छपे एक नासी पर्चे का यह चित्र है। यह पोस्टर दर्शाता है कि किसानों को नासी किस तरह आकर्षित करते थे। ये जो एक पोस्टर है 20 के दशक में एक नासी पार्टी पोस्टर, इसमें हिटलर को अग्रिम मोर्चे पर युद्धरत सिपाही बताकर उसे वोट देने का आह्वान किया है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां: अगस्त 1914 पहला विश्व युद्ध शुरू। नवंबर 1918 जर्मनी ने घुटने टेक दिए और युद्ध समाप्त। 9 नवंबर 1918 वाइमर गणराज्य की स्थापना।
28 जून 1919 वर्साया की संधि। 30 जनवरी 1933 हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है। 1 सितंबर 1939 जर्मनी का पोलैंड में घुसना, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। 1 सितंबर 1939 जर्मनी का पोलैंड में घुसना और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। 22 जून 1941 जर्मन सेनाएं सोवियत संघ में घुसती हैं। 23 जून 1941 यहूदियों का कत्लेआम शुरू। 8 सितंबर 1941 अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। 27 जनवरी 1945 सोवियत फौजें ऑश्विट्ज को मुक्त कराती हैं और 8 मई 1945 यूरोप में मित्र राष्ट्र की विजय। आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। नाथसीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही? बहुत सारे लोग नाथसी शब्दाडंबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वे दुनिया को नाथसी नजरों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नाथसी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। किसी यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें उनके भीतर गहरी नफरत और गुस्सा का एहसास होता था। उन्होंने न केवल यहूदियों के घरों के बाहर निशाना लगा दिए, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को भी सूचना कर दिया और उन्हें पक्का विश्वास था कि नाथसीवाद ही देश की तरक्की के रास्ते को लेकर जाएगा और यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नाथसी नहीं था। बहुत सारे लोग ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नाथसीवाद का जमकर विरोध किया। लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मूक दर्शक और उदासीन साक्षी बना हुआ था। लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नाथसीवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंखें फेर कर चल देना ज़्यादा बेहतर मानते थे। पादरी निम्योलर ने नासियों को लगातार विरोध किया। उन्होंने पाया कि नासी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह के निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मन की आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। गेस्टापो की दहशतनाक कार्यशैली और कुकृत्यों पर निशाना साधते हुए इस खामोशी के बारे में उन्होंने एक बड़े मर्मस्पर्शी ढंग से लिखा। पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते आए। मैं कम्युनिस्ट नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते आए। मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था, इसलिए चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए। मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था और वे यहूदियों को ढूंढने आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर अंत में जब वह मेरे लिए आए तो वहाँ कोई नहीं बचा था और मेरे साथ खड़ा हो सके। बॉक्स 1, क्या नासियों द्वारा सताए गए लोगों के प्रति हमदर्दी का अभाव केवल दहशत की वजह से था? लॉरेंस रीस का कहना था कि यह मानना गलत होगा। लॉरेंस रीस ने हाल ही में अपने वित्त चित्र द नासीज अ वार्निंग फ्रॉम हिस्ट्री के लिए तरह तरह के लोगों से बातचीत की थी। इसी सिलसिले में उन्होंने एर्ना क्रात्स से भी बात की, जो 1930 के दशक में किशोरी थीं और अब दादी बन चुकी हैं। एर्ना ने रीस से कहा, 30 के दशक में एक उम्मीद सी दिखाई देती थी। यह बेरोजगारों के लिए ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए उम्मीद का दौर था, क्योंकि हम सभी दबा कुचला महसूस करते थे। अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि उन दिनों तनख्वाह बढ़ी थी और जर्मनी को मानो अपना उद्देश्य दोबारा मिल गया था। कम से कम मुझे तो यही लगता है कि वह अच्छा दौर था और मुझे अच्छा लगता है। नासी जर्मनियों ने नासी जर्मनी में यहूदी क्या महसूस करते थे, यह एक बिल्कुल अलग कहानी है। शॉर्टल बेराट ने अपनी डायरी में लोगों के सपनों की चोरी छिपे दर्ज किया था। बाद में उन्हें अपनी इस डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। पढ़ने वालों को झकझोर कर रख देने वाली इस किताब का नाम है थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। शार्लेट
शार्लटे ने इस किताब में बताया कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नाज़ियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ छवियों पर यकीन करने लगे थे। अपने सपनों में उन्हें भी अपनी नाक आगे मुड़ी हुई, बाल व आंखें काली और यहूदियों जैसी शक्ल, सूरत और चाल डाल दिखने लगी थी। नाज़ी प्रेस में यहूदियों को की जो छवियां और तस्वीरें छपती थी, वे दिन रात यहूदियों को का पीछा करती रहती थी। वे छवियां सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी और बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए। महाध्वंस, होलोकॉस्ट के बारे में जानकारी। नासी तौर तरीकों की जानकारी नासी शासन के आखिरी सालों में रिस रिस कर जर्मनी से बाहर जाने लगी थी। लेकिन वहां कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था, इसका असली अंदाजा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने और जर्मनी के हार जाने के बाद ही लग पाया। जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी ही था। लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया का उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्हें नाज़ी कत्लेआम से में झेली थी। इन्हीं कत्लेआम को महाध्वंस यानी कि होलोकॉस्ट भी कहा जाता था। जब दमन चक्र अपने शिकार पर था, उन्हीं दिनों एक यहूदी टोल में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा ही जीना चाहता है। शायद वह दुनिया को यह बता कर जाना चाहता है कि नाज़ी जर्मन में सिर्फ नासी जर्मन में क्या क्या हो रहा है। जो कुछ हुआ उनकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाकर रखने की यह अदम्य चाह घेटों और कैंपों की नारकीय जीवन भोगने वालों के बहुत गहरे तौर पर देखी जा सकती है। उनमें से बहुतों ने डायरियां लिखी, नोटबुक लिखी, दस्तावेजों में के संग्रह बनाए। लेकिन इसके विपरीत जब यह दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नासियों की पराजय ही तय है, तो नासी नेतृत्व के ने दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। दुनिया में के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, साहित्यों, वृत्तचित्रों से शायरियों, स्मारकों, संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन स्याह दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी की आवाज़ है जो खामोशी से सब कुछ देख रहे थे। ये जो चित्र है यह है वारसा घेटों के निर्वासित ने दस्तावेज इकट्ठा किए और उन्हें दूध के तीनों में रख दिया। जब यह तय दिखाई देने लगा कि सब कुछ तबाह हो जाएगा, तो उन्होंने 1943 में तीनों कनस्तरों को अपनी काल कोठरी के तहखाने में दबा दिया। ये कनस्तर 1950 के लोगों के हाथ लगे। डेनमार्क में अपने यहूदियों की चोरी छिपे जर्मनी से निकाल दिया था और इस काम के लिए इस्तेमाल की गई नौकाओं में से ये एक है, ये नाव है। गांधी जी ने हिटलर को लिखा। हिटलर को गांधी जी का पत्र। वार्ता। प्रिय मित्रों का यह आग्रह रहा है कि मानवता की खातिर मैं आपको कुछ लिखूं, लेकिन मैं उनके अनुरोध को अस्वीकार करता रहा हूं, क्योंकि मैं ये महसूस करता हूं कि मेरा आपको पत्र लिखना धृष्टता होगी। लेकिन मुझे ये ऐसा लगता है कि इस मामले में मुझे हिसाब किताब करके नहीं चलना चाहिए। मुझे आपसे अपील करनी ही चाहिए, चाहे वह जिस लायक हो। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आज संसार में आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उस युद्ध को रोक सकते हैं जो मानव जाति को बर्बर अवस्था में पहुंचा सकता है। क्या आपको किसी उद्देश्य के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना चाहिए, फिर चाहे वह उद्देश्य आपकी दृष्टि में कितना ही महान क्यों ना हो? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति की अपील पर ध्यान देंगे जिसने सोच विचार कर युद्ध के तरीकों को त्याग कर दिया है और इसमें से काफ़ी सफलता भी मिली है? जो भी हो, मैं ये मान लेता हूं कि यदि मैंने आपको पत्र लिखकर कोई भूल की है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर देंगे। मैं हूं आपका सच्चा मित्र, मोहनदास करमचंद गांधी। हमें अहिंसा के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है जिसे
यदि संगठित कर लिया जाए तो वह संसार भर की सभी प्रॉब्लम्स हिंसात्मक शक्तियों के गठजोड़ का मुकाबला कर सकती हैं। जैसा कि मैंने कहा, अहिंसात्मक तरीके से पराजय नाम की कोई चीज ही नहीं है। यह तरीका तो बिना मारे या चोट पहुंचाए करने या मरने का तरीका है। इसका इस्तेमाल करने में धन की लगभग कोई जरूरत नहीं है। उस विनाश शास्त्र की तो नहीं है जिसे आपने पूर्णता के चरम बिंदु पर पहुंचा दिया है। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि आप यह भी नहीं देख पाते हैं कि विनाशकारी यंत्रों पर किसी का अधिकार नहीं है। अगर ब्रिटिश लोग नहीं तो कोई और देश निश्चय ही आपके तरीकों से ज़्यादा बेहतर तरीका ईजाद कर लेगा और आपके ही तरीकों से आपको नीचा दिखाएगा। आप अपने देशवासियों के लिए कोई ऐसी विरासत नहीं छोड़ रहे हैं जिस पर उन्हें गर्व हो। वे एक क्रूर कर्मवीर की चर्चा करने में गर्व का अनुभव नहीं करेंगे, फिर भले ही वह कृत्य कितनी ही निपुणता पूर्वक नियोजित क्यों ना किया गया हो। अतः मैं मानवता के नाम पर आपसे युद्ध रोकने के लिए अपील करता हूं। हृदय से आपका मित्र मोहनदास करमचंद गांधी। ये हिटलर को गांधी जी का पत्र था 24 दिसंबर 1940। हिटलर को गांधी जी का ये पहला पत्र था 23 जुलाई 1939। ये दो पत्र मैंने आपको पढ़ के सुनाए। क्रियाकलाप जो है उन सभी को आप कर सकते हैं और इन्हीं के साथ आप इस पूरे चैप्टर को कई बार सुन सकते हैं। ये जो चैप्टर था ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था। इसमें आज हमने जाना हिटलर के उदय के बारे में, नाज़ीवाद के विषय के बारे में, और भी बहुत सारी बातें, प्रथम और विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, यहूदियों पर हुए अत्याचारों के बारे में, नाज़ियों के द्वारा किए गए जो अत्याचार हैं, वो यहूदियों के पर जो किए गए जो अत्याचार हैं, उन सभी को हमने इसमें चैप्टर में पढ़ा। तो ऐसी अच्छी बातें, जानकारी और एनसीईआरटी के तारतम्य को हम अगर आगे भी लगातार जारी रखेंगे तब तक जब तक हमारे पास कुछ खास नया नहीं है। लेता हूं मैं आप सभी से इजाजत। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।